डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, ये वाला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। तो डायबिटीज़ क्या होता है कि डायबिटीज़ का मतलब है जब हमारे शरीर के अंदर क्या ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। और इंसुलिन जो कि उसको ख़त्म करता है शुगर को, वो नहीं बन रहा है या फिर वो बन रहा है तो जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शुगर क्या हो जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है, तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन प्रेगनेंसी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट, अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया मतलब कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन रेजिस्टेंट होने की वजह से क्या वो काम नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो हार्मोन एसोसिएशन क्या क्या होता है, जैसे HPL सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, HPL बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ना, वो इंसुलिन का रेजिस्टेंट को क्रिएट करता है। ईस्ट्रोजन, इसके अलावा मेन तो यही हो गया। इसके अलावा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, ये सब भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस से। ठीक, तो ये एक अलग। प्रोग्रेसिंग जेस्टेशन, जैसे जैसे जेस्टेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे HPL का सिक्रेशन बढ़ रहा है। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंट क्रिएट होगा इंसुलिन से। सिग्निफिकेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट कब डेवलप होगा, 24 से 48 वीक ऑफ जेस्टेशन। ये यहाँ पे गलत है। ठीक, यहाँ पे 24 से 28 होगा। ठीक, 24 से 28, इसीलिए इस टाइम पे ग्लूकोज का टेस्ट जरूर करना होता है। ठीक, एक करना होता है 12 से 14 वीक पे, लेकिन वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो दूसरा वाला टेस्ट करते हैं 24 से 28 वीक के बीच में, ये जरूर करना होता है। ठीक, प्रेगनेंसी डायबिटोजेनिक स्टेट होता है, मतलब कि नॉर्मली जो होता है ना प्रेगनेंसी में डायबिटोजेनिक स्टेट होता ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत वाली चीज़ है, ये सब तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है डायबिटीज का, मतलब डायबिटीज जैसी कंडीशन लग रही है बट वो डायबिटीज नहीं है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब दिक्कत वाली बात है। फिर देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, दूसरी टर्म। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जब प्रेग्नेंट है लेडीज उस टाइम पे डायबिटीज़, तो ये नॉर्मल बात है। नॉर्मो ग्लाइसेमिक फीमेल, कोई एक लेडीज़ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल है, ठीक है, 5.6 to 6.5 HbA1c है, ठीक है, और वो कंसीव करती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट होता है, और उसी को ही हम लोग डायबिटिक फीमेल कहते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है ये हमने देख लिया। इसमें कुछ अलग फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो मैटरनल इंसुलिन जो होता है, मदर का जो इंसुलिन होता है, वो पहली बात तो प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक, प्लेजेंटा क्रॉस नहीं कर पाता मतलब प्लेजेंटा के अंदर जो भी शुगर जा रहा है तो उसको वहाँ पे इंसुलिन जाके मतलब कम नहीं कर सकता है। तो जो बच्चा होता है उस समय कैसा होता है, हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स में एक तरह से होता है, मतलब उसका ग्लूकोज ज़्यादा होता है। जो मैटरनल ग्लूकोज होता है वो प्लेजेंटा क्रॉस कर जाता है, मतलब ये जो ग्लूकोज है ये बच्चे तक पहुँचेगा और जो भी बच्चे की मतलब डेवलपमेंट ज़रूरत है वो पूरी करेगा। फीटस, अब बच्ची की बात करें तो डिपेंडेंट ऑन मदर फॉर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट, बच्चा जो है माँ के ही ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है, इसीलिए वो प्लेजेंटा से क्रॉस कर जाता है। ठीक, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या है, जब ग्लूकोज इन यूरिन हो, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिखता है तो इसी से लगता है कि ये डायबिटिक है, बट ऐसा नहीं है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल है। एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे भी कैलोरी इनटेक बढ़ाना होता है, मोर देन 300 to 400 है ना, किलो कैलोरी पर डे बढ़ाना ही होता है। तो जब इतना बढ़ेगा तो फिर यूरिन से भी निकलेगा बढ़कर, तो जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो डायबिटिक है, बट ऐसा नहीं है, कि वो तो प्रेगनेंसी टाइम पे कैलोरी बढ़ने के चक्कर में। क्या नोट करेंगे यहाँ पे, मैटरनल थायरोक्सिन, जो मैटरनल थायरोक्सिन है मतलब क्या, थायराइड हार्मोन T3 T4, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम पे।
तो अगर बच्चा है जैसे उसने ग्लूकोज लिया मैटरनल से और माँ जो है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि अवॉइड करे फास्टिंग। अगर माँ गलती से व्रत रखती है प्रेगनेंसी टाइम पे तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बच्चा पूरा का पूरा माँ के ही ग्लूकोज पे डिपेंडेड है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी फास्टिंग नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं करवा चौथ का व्रत रखूँगी, है मैं 9 दिन दुर्गा माँ का व्रत रखूँगी, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या है कि जैसे खाना खाया उसके बाद क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया जैसा लग रहा है। तो खाना खाने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया लग रहा है, क्यों? ग्लूकोज कम हो गया ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन काम नहीं कर रहा है इस वजह से। अगर मान लो फास्टिंग किया या वॉमिटिंग हो गई या डायरिया हो गया तो इसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा क्योंकि खत्म हो गया ना, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो एसीटोन बॉडीज बनेंगी और जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो क्या होता है, एसीटोन बॉडीज बनेंगी और कीटोसिस, एसीटोन को ही तो कीटोन बॉडीज बोलते हैं, तो कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगी। ठीक, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होता है फैट का, जब मान लो हमारे शरीर में ग्लूकोज कम है तो उसके बाद जो भी फैटी टिश्यू वो टूटेंगे तो वो कीटोन बनते हैं, फिर कीटोन बॉडीज सीक्रेट होते हैं, यूरिन में दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर फास्टिंग करेंगे तो ये सब होगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब हमने बहुत बार देखा है कि कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में टेस्ट कराना चाहिए, बच्चे का टेस्ट करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमने पढ़ा था इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग और प्रीटर्म मॉनिटरिंग, है ना, फीटल सर्विलांस। तो क्यों हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं ना, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है ना वो फीटोटॉक्सिक होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो फीटोटॉक्सिक है, मतलब बच्चे के लिए खतरनाक है। क्यों है, क्योंकि जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फ्री रेडिकल तो क्रॉस कर जाएंगे प्लेसेंटा, और जब ये क्रॉस कर जाएंगे तो ये बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज़ को खाएंगे, खत्म करेंगे। तो जब कोई चीज़ खत्म करेंगे तो वही कंजेनाइटल बीमारी हो जाता है, या ब्रेन वाला या कुछ भी, कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मतलब कि कोई चीज़ नहीं बनी, जैसे फीकोमेलिया हो गया, सैक्रोजेनेसिस हो गया, या फिर हार्ट में बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक, मतलब कि एक पहले प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, और एक प्रेगनेंसी के बाद। ठीक, तो जो पहले से है उसको हम लोग ओवर डायबिटीज़ कहते हैं। ओवर डायबिटीज़ मतलब ज़्यादा है, ओवर डायबिटीज़ मतलब ज़्यादा, पहले से ही है ना, इसलिए। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो तो नॉर्मल बात भी होती है ना, क्या लिख रखा है, नॉर्मल ग्लाइसेमिक फीमेल कंसीव। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हुआ, उसकी वजह से डायबिटीज़ बना। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है, 24 से 28 वीक। देखो वहाँ पे गलत लिखा था ना, 24 से 28 वीक में। और ये क्या है, इसमें डायबिटिक फीमेल जो है, जो मतलब पहले से डायबिटिक है, वो कंसीव करी है, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई है, तो पहले दिन से ही ग्लूकोज का बढ़ा है, उसका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो इसके कारण फ्री रेडिकल पहले दिन से बन जाएगा, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सारी चीज़ें बनती हैं बच्चे की, तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये ठीक भी नहीं होंगी पैदा होने के बाद, बच्चा वैसे ही पैदा रहेगा। ठीक है, तो वही एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आँख नहीं है, एक नाक नहीं है, या दिल में कुछ दिक्कत हो गई है, तो फिर वो है ना बहुत कम साल जिएगा फिर वो बच्चा, ऐसा 6 साल तक मर जाएगा। अब इसमें फ्री रेडिकल तो बाद में बनना चालू होगा, है ना, लेकिन इस टाइम पे अगर मान लो प्लेसेंटा क्रॉस भी कर गया तो ऑर्गेनोजेनेसिस की बात क्रॉस कर रहा है, मतलब कि सारे ऑर्गन बनेगा, सारे ऑर्गन बन गए हैं, सारे ऑर्गन बन चुके हैं। तो जब फ्री रेडिकल बनने के बाद जाएगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो नो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और ये नॉर्मल होता है। और अगर बच्चा मान लो किसी दिक्कत पैदा हो रहा है तो वो 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिला वाइट क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो क्लासिफाई किया टाइप ए, टाइप नॉन टाइप ए, मतलब टाइप ए है फिर बहुत सारे टाइप है,
बी सी डी ई एफ आर, पता नहीं कितने सारे टाइप हैं, ठीक। तो ए के अंदर A1 है और A2 है, ठीक है। A1 मतलब कि हमने डाइट कंट्रोल कर रखा है अपने डायबिटीज़ को, मतलब मैं डाइट ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं उतना ही खा रहा हूँ जितना मेरे को मतलब रिक्वायरमेंट है, जितना मेरे को बस 300 चाहिए, और मेरे को जिस क्वांटिटी में चाहिए, जैसे 25% मान लो ये चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना, 30% मान लो मेरे को फैट चाहिए, 50% मान लो मेरे को वो चाहिए, है ना, तो उसी क्वांटिटी से ही खा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं हो रही है, तो ये डाइट से कंट्रोल कर रखा है। और डाइट कैसी होनी चाहिए कि मतलब 4 बार दिन में खाना खाओ, ठीक, और थोड़ा थोड़ा खाओ, ये नहीं कि मतलब एक ही बार खा रहे हैं और भर के खा ले रहे हैं, ठीक। ऐसी डायबिटीज, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं, ये सबके लिए। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, वही जेस्टेशन से पहले डायबिटीज़ जो है वो सब नॉन टाइप ए में चले गए हैं, और इसमें क्या हो जाता है, क्रोनिक वाली दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, कीटोन बॉडीज दिखने लगी है, तो ये सब सीवियर कंडीशन में हो जाता है तब देखने को मिलती है ना, तो ये सब नॉन टाइप ए में है। A2 में क्या है कि हमने कंट्रोल कर रखा है ट्रीटमेंट से, मतलब कि इंसुलिन या मेटफॉर्मिन से ट्रीट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट इंसुलिन देंगे या मेटफॉर्मिन। हाँ, मतलब कि जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे, और उस टाइम पे हमें लग रहा है कि डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कर रखा है किससे, इंसुलिन से या फिर मेटफॉर्मिन से, मतलब बढ़ने नहीं दे रहा है ज़्यादा, तो वो हो गया A2, और A1 हो गया डाइट से, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ GDM, तो बार बार वही चीज़ है कि 24 से 28 वीक, 24 से 28 वीक, है ना। अगर 20 हफ्ते से पहले दिखने को मिल रहा है, कैन बी सी, ये डायबिटीज मेलिटस, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, 20 हफ्ते से अगर पहले दिखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वही प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब कि उसको पहले से ही है, मतलब उसको प्रेगनेंसी से पहले से ही डायबिटीज है, एक डायबिटिक मदर है, वो प्रेग्नेंट हो गई, ये वो वाली बात हुई, तो यहाँ से पता चल जाता है, अगर 20 हफ्ते से पहले, तो वही जो 12 से 14 के टाइम पे चेक कराते हैं ना, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि वो पहले से डायबिटिक है, तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, यही से कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। तो कंफर्मेशन कैसे करेंगे, शुगर लेवल चेक करेंगे 6 वीक पोस्टपार्टम, मतलब कि जब हम लोग डिलीवरी कर चुके हैं उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर एक बार चेक कराएंगे। क्या होता है कि अगर जेस्टेशन डायबिटीज़ है तो प्रेगनेंसी के बाद तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर से नॉर्मल शुगर लेवल हो जाएगा, लेकिन अगर वो पहले से डायबिटिक थी तो 6 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो भी वो डायबिटिक रहेगी, 12 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो भी वो डायबिटिक रहेगी, मतलब कि ये तो पहले से डायबिटिक थी, तो बच्चे को दिक्कत हो गई। तो इसलिए कंफर्म करने के लिए हम लोग दूसरा भी ट्रीटमेंट, दूसरा टेस्ट करेंगे बाद में। 9 शुगर लेवल 6 वीक पोस्टपार्टम, ठीक। अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, टारगेटेड इमेजिंग फीटल एनोमलीज, कोई भी बच्चे में दिक्कत हुई है तो इसको हम लोग इमेजिंग, मतलब इमेज से, जैसे MRI तो करेंगे नहीं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी से बच्चे का चेक करेंगे कि उसका मतलब कोई मालफॉर्मेशन या कोई एनोमली तो नहीं हुई है ना। डन इन ऑल, जितने भी जेस्टेशनल डायबिटिक है या फिर प्री जेस्टेशनल डायबिटिक है, इन सब में हम लोग चेक करेंगे फीटल एनोमली। और कब चेक करेंगे, तो 18 से 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में चेक करेंगे, ठीक। मैनेजमेंट अगर मान लो है तो कुछ, तो ब्लड शुगर लेवल को चेक करेंगे 2 घंटे पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक। और अगर ये 200 से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8 यूनिट रिस्पेक्टिव एंड द जीडीएम एंड प्री जीडीएम, चाहे वो जेस्टेशनल डायबिटीज में मतलब हो और चाहे वो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज हो, ठीक है, कोई सी भी हो, इन दोनों को हम लोग इंसुलिन देंगे 8 यूनिट, तो ये डोज है 8 यूनिट, इतना इंसुलिन हम लोग देंगे अगर इसका 200 से ज़्यादा शुगर आया तो, और ये बहुत ज़्यादा होता है ना, सीवियर होता है, इसीलिए इंसुलिन देंगे। सीवियर कंडीशन में इंसुलिन देते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट में तो मेटफॉर्मिन ड्रग दे देते हैं, है ना। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, तो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है कि डायबिटीज़ से पहले, अगर मतलब उसको पहले से डायबिटीज़ है जेस्टेशन से पहले, तो इसके क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो फास्ट ब्लड शुगर है, मतलब कि मैंने खाना नहीं खाया है उस समय मैंने टेस्ट कराया है, तो उस टाइम पे कितना आएगा, 126 से ज़्यादा आएगा। हाँ, 126 mg डील से अधिक रहना चाहिए, या तो इक्वल रहना चाहिए, हाँ, मतलब 125 से ऊपर होना चाहिए अगर बोला जाए तो। 125 से अगर ऊपर लिख दूंगा मैं
तो ये तो हो गया ना, इसके ऊपर तो 26 ही है, हम्म, तो 125 से ऊपर अगर आ रहा है तो क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आ रहा है तो वो पहले से ही डायबिटिक है। ठीक और अगर 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो 200 से ऊपर आएगा तो भी वो पहले से डायबिटिक है। है, डायबिटिक है। और वही रैंडम ब्लड शुगर अगर चेक करेंगे 200 से ऊपर है किसी भी टाइम पे अगर चेक करेंगे और 200 से ऊपर है तो भी वो पहले से डायबिटिक है। HbA1c अगर 6.5 से ऊपर है तो भी वो पहले से डायबिटिक है। ठीक। ठीक। डिप्सी टेस्ट बताओ, डिप्सी फुल फॉर्म क्या है? डिप्सी टेस्ट। डायबिटिक इन प्रेगनेंसी सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, तो डायबिटिक। ये अपने इंडिया का टेस्ट है डिप्सी टेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट एएनसी विजिट में करते हैं। वही फर्स्ट एएनसी विजिट 12 से मतलब कभी भी हो सकती है, 12 वीक से 14 वीक के बीच में, या फिर उससे पहले भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट विजिट आएगी लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज, तो उसका हम लोग डिप्सी टेस्ट जरूर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो पहले से डायबिटिक है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम लोग 12 हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे, वही 24 से 28 वीक के बीच में, है ना। अब देखते हैं HbA1c क्या है। तो ये रिस्क असेसमेंट टूल है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का। ठीक है, कि क्या कोई बच्चा मतलब सही से डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये सब को सही से बताने का HbA1c एक रिस्क असेसमेंट टूल है, बताता है, जो कि क्रॉस कंजेनाइटल एनोमलीज। तो कैसे ये चेक करता है? अगर 6.5 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6.5 से ज़्यादा है तो 3% दिक्कत है, और 10 से ज़्यादा है तो 15 से 20% दिक्कत है। अच्छा, HbA1c जो है, अगर 6 से ज़्यादा है तो 6 से कम है तो नो रिस्क है, अगर 6 से ज़्यादा है तो 3% रिस्क है, और 10% से ज़्यादा है तो ज़्यादा रिस्क है। गोल ऑफ द थेरेपी, तो हमें थेरेपी से इसको 6 से कम रखना, हाँ, तब ये नॉर्मल है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे करेंगे? तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम्म, बता दिया था। स्क्रीन टेस्ट कैसे करते हैं? वही लेवल लेवल 1 अल्ट्रासोनोग्राफी। हम्म, डायग्नोस्टिक क्या है? वही पीछे जो देखा था अभी, टारगेट इमेजिंग फॉर फॉर फीटल फीटल एनोमलीज। ठीक है, ठीक। कैरोटाइपिंग। कैरोटाइपिंग नॉट डन, मतलब कि अगर कोई कंजेनिटल एनोमली नहीं आ रही है तो हम लोग कैरोटाइपिंग नहीं करेंगे, अगर आ रही है तब हम लोग कैरोटाइपिंग कंफर्म करने के लिए करेंगे। ठीक है, डिटेक्ट क्या करेगा? क्रोमोसोमल एनोमली। लेकिन जस्टिस अच्छा, ग्रॉस कंजेनिटल एनोमली थोड़ा ना पता करेगा वो, तो जब कोई क्रोमोसोमल एनोमली पकड़ी जाएगी तब उसमें हम लोग कंफर्म करने के लिए कैरोटाइपिंग करते हैं, है ना। जैसे 45 XO है, 47 XXY है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर डायबिटिक है तो आप देखते हैं वही सब चीज़ें कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन क्या है? सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा? CVS, मतलब कि ज़्यादातर दिक्कत CBS में होगा और उसके बाद CNS में। सबसे ज़्यादा हार्ट में दिक्कत होगी। और अगर मोस्ट कॉमन कौन सी बात करें, क्या चीज़ खराब बनेगा तो हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो ठीक है। सेप्टा आता है वही खराब बन जाएगा। ठीक। और उसके बाद अगर CNS दूसरा है तो दूसरे में क्या हो गया? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डिफेक्ट हो जाएगा। है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। मोस्ट कॉमन कार्डिक मोस्ट कॉमन कार्डिक मालफॉर्मेशन, कोई कार्डियक मालफॉर्मेशन कौन सी वाली सबसे ज़्यादा होगी? वही हमने देख लिया, ये वाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना। और मोस्ट स्पेसिफिक की बात करी जाए तो कार्डियक भी यही है, कंजेनाइटल भी यही है, क्या VSD। और स्पेसिफिक की अगर बात करें तो ये अलग है, TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, इस ये वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। मतलब इसमें क्या होती है कि जो ग्रेट आर्टरीज दो होती हैं, जो एक वो निकल रहा है एक ऑटा निकल रहा है जो ऑक्सीडेटिव ब्लड ले जा रहा है, और एक पल्मोनरी वेन निकल रहा है जो कि डीऑक्सीडेटिव ब्लड ले जा रहा है लंग्स में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजिशन, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। पर नाम जो 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 नाम है वो उसका काम वो नहीं करेगा, उल्टा काम करेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ होता है। तो मोस्ट कॉमन कार्डियक फाइंडिंग क्या है? HOCM होता है, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। ठीक। अब प्रिवेंशन क्या है? ये ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमली का प्रिवेंशन क्या है? तो कैसे बचाएंगे हम लोग क्रॉस कंजेनाइटल एनोमली से? तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें अभी हमने खत्म किया था, एनीमिया। उसमें भी पढ़ा था कि 1 महीने पहले ही अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली फीमेल है
तो हम लोग क्या पढ़े थे उसके अंदर कि 1 महीने पहले ही हम लोग फॉलिक एसिड टैबलेट चालू कर देंगे 400 माइक्रोग्राम से, है ना, 1 महीने पहले से। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, ये तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, या फिर वो अगर पहले ही काउंसलिंग के लिए आ रही है और हम तब बता रहे हैं तभी। तो हमने एनीमिया वाले चैप्टर में भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिख रखी है कि ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे, ठीक है, 6.5 से HbA1c कम होना चाहिए, इससे रिस्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर टारगेट क्या था हमारा 6 से कम रखने का। स्विच करेंगे पेशेंट को इंसुलिन पे, ठीक है, जब वो कंसीव करना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उससे पहले हम लोग इंसुलिन देना चालू करते हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत तेजी से ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक। फॉलिक एसिड देंगे, फॉलिक एसिड ही दे सकते हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो कर नहीं रहे मान लो। तो फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे चालू कर देंगे 1 महीने पहले से, 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले से, कंसेप्शन से पहले, और 3 महीने आफ्टर कंसेप्शन तक चालू रहेगा। और 3 महीना तक देते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पूरा का पूरा है उसमें सिंगल फॉलिक एसिड की टैबलेट तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या चालू हो जाता है, फिर तो सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हो जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या चालू हो जाता है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट चालू हो जाती है, चाहे एनीमिक हो चाहे ना हो, लेकिन चालू हो जाती है, वो तो पर डे फिर उसको लेना ही है। और उसके अंदर फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम होता ही है, ठीक। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्री gestation डायबिटिक mellitus। तो इसमें क्या क्या रिस्क बढ़ेंगे, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की पढ़ेंगे हम आगे चल के अभी, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनियोज ये भी हम लोग पढ़ेंगे, वैसे ये पढ़ थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि जब भी इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, पढ़ा था हमने, हाँ, तो पॉलीहाइड्रोमनियोज कहते हैं, मतलब कि जब इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, 2000 ml से ज़्यादा, ठीक। इन्फेक्शन क्या क्या देखने को मिलेगी, सिम्पटोमेटिक बैक्टीरिया, ये हमने UTI में देखा, ABU, ठीक, मतलब सिम्टम नहीं दिखेंगे लेकिन यूरिन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अगर यूरिन का कल्चर कराएंगे तो बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सब क्यों हो रहा है, जो डायबिटिक मदर है उसके अंदर हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी में, और मैक्रोसोमिया मतलब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 4 kg से ज़्यादा बच्चा डायबिटिक मदर में देखने को मिलता है, जो पहले से डायबिटिक है, प्री जेस्टेशनल डायबिटिक, ये बार बार याद रखना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर मैनेजमेंट करेंगे तो फर्स्ट ANC विजिट आएगी, उसमें हम लोग वेट चेक करेंगे, BP चेक करेंगे, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट करेंगे, जिससे प्रोटीन लेवल पता चलता है। अगर मोर देन 1 होगा, मतलब कि 2 होगा, इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, अगर होगा डिप्स्टिक टेस्ट तो फिर कंफर्म हो जाएगा प्रोटीन लेवल। इससे मतलब क्या है, प्री क्लिम्सी होने के चांसेस होता है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में हर 2 हफ्ते में, थर्ड ट्राइमेस्टर में देखेंगे हर वीक में, ठीक है, हम लोग चेक करते रहेंगे। ये है प्री जेस्टेशनल डायबिटिक मदर का, जिसका जो पहले से प्रेग्नेंट थी, उसकी पहले से प्री जेस्टेशनल मतलब पहले से उसको डायबिटीज था, ठीक। फंडल एग्जामिनेशन रूल आउट करने के लिए क्या, रेटिनोपैथी। फंडल किस लिए, रेटिना को चेक करने के लिए होता है, ऑप्था में पढ़ रखा है, ठीक है। तो फंडल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो पता चलता है कि रेटिनोपैथी तो नहीं हो रहा, कोई रेटिना में दिक्कत तो नहीं है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, क्योंकि ये सब सीवियर कंडीशन ऑफ डायबिटिक होता है। तो अगर कोई पहले से डायबिटिक है मदर, तो उस टाइम पे तो उसका होने के चांस भी, इसीलिए ये सब टेस्ट हम लोग जरूर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। तो पहले स्क्रीनिंग में लेवल 1 करते हैं, फिर 18 से 20 वीक पे हम लोग क्या करते हैं, टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली या फिर टारगेट स्कैन करेंगे। फिर 22 से 24 वीक पे करेंगे फीटल इको, ताकि बच्चे का कोई सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है या नहीं, ये पता करने के लिए। यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी चेक करेंगे हर ट्राइमेस्टर के अंदर, एवरी ट्राइमेस्टर में चेक करेंगे, कोई बैक्टीरिया ना हो इसको देखने के लिए। कल्चर भी कर सकते हैं, कल्चर करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। फीटल मॉनिटरिंग, बच्चे की मॉनिटरिंग भी करेंगे, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम लोग 32 वीक के बाद हम लोग फीटल मॉनिटरिंग चालू कर देते हैं। ये हमने एंटीपार्टम मॉनिटरिंग में पढ़ रखा है, ये चैप्टर अपलोडेड है चैनल पे, है ना, ठीक। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट देखा था, उसमें BPS देखा था हमने, ठीक है। ये सब वीकली चालू कर देते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। ग्रोथ स्कैन 3 वीकली, ठीक है, ताकि पॉलीहाइड्रोमनियोस पता चल सके, मैक्रोसोमिया पता चल सके, है ना। एटलीस्ट 2 ग्रोथ स्कैन तो हमें करना ही है, एक 28 से 30 वीक पे, एक 34 से 36 वीक में, मिनिमम 3 हफ्ते के गैप में।
मतलब 2 ग्रोथ स्कैन हमें देखना है हम्म। ताकि बच्चे के अंदर जो भी दिक्कत है वो पता चल सके, और कम से कम 3 हफ्ते के गैप में वो दोनों हमें टेस्ट करना ही करना है। ठीक। यूरिन आर्टरी डॉपलर ये भी हमने देख रखा है, ठीक है। तो यूरिन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर क्या है, जो अम्बिलिकल जो वेन आर्टरी होती हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डायबिटीज की वजह से, ये सब देखने के लिए। तो डायबिटिक वेस्कुलोपैथी मतलब जो डायलेट हो जाता है। और इसकी डायलेट नहीं, वेस्कुलोपैथी मतलब देखो नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ज़्यादा ब्लड जाना चाहिए ताकि बच्चे तक ज़्यादा पहुंच सके, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके, हाइपोक्सिया ना हो। तो वो तो डायलेट होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर वो नहीं होता है, वो डायलेट नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो नैरो रह जाएगा, उसके कारण वहाँ पे ब्लड सही से पहुँचेगा नहीं, तो सब सही से नहीं पहुँचेगा, और नैरोइंग होती है तो इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी हो जाता है, तो उसमें ही आगे चल के पीआईएच होने का चांस होता है। तो यही सब चेक करने के लिए हम लोग अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं, और ये हमने कोड वाले चैप्टर में देखा था, अम्बिलिकल कोड वाले चैप्टर में। और द अबव जितने भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने करी, यही सब हम लोग जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस में भी मतलब दोनों में करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें करेंगे, एक्सेप्ट कौन सा छोड़ के, इको को। इको वाला हम लोग किस में करेंगे, सिर्फ सीवीएस एनोमली को चेक करने के लिए करते हैं। तो सीवीएस एनोमली तो तभी होगी जब वो पहले से ही डायबिटिक होगी। तो प्री जेस्टेशनल वाले में हम लोग फीटल इको करेंगे, लेकिन जेस्टेशनल वाले में हम लोग ये नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा सारे टेस्ट हम लोग जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस में भी करेंगे, जो भी हमने अभी तक देखा। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट वही मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर सबसे पहली बात तो वेट मैनेज करो अपना, वेट ज़्यादा है तो वेट को नॉर्मल रखो, जो भी है अपने, है ना। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी मतलब कि हम लोग डाइट मॉडिफिकेशन, अपना जो भी खाना है उस हिसाब से हम ले कि कोई ज़्यादा चीज़ ना हो, कोई कम ना हो, ठीक है। ठीक। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इंसुलिन लो। डायबिटिक इन प्रेगनेंसी में डायबिटिक चॉइस होता है। लो डोज एस्पिरिन लो, ये बचाने के लिए, पीआईएच बचाने के लिए। जो एस्पिरिन है प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी इन हाइपरटेंशन। मैनेजमेंट, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट मतलब अगर मान लो वो प्रेग्नेंट है तो हम लोग कैसे, अब उसका आगे देखेंगे। तो टीओपी मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे, लेबर इंड्यूस करा के, अगर वो 39 वीक से ऊपर जा रहे हैं। मोड ऑफ डिलीवरी क्या, वेजाइनल ही रखेंगे। सीजेरियन सेक्शन से कब करेंगे, अगर बच्चे का वेट 4.5 किलो से ज़्यादा हो गया है तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट अभी आएगा।